ये देखो, और मैंने किसी को म्यूट नहीं करा हुआ, सबको खाली अपने ही माइक बंद करने का बोला हुआ है, तो किसी को कोई बात डिस्कस करनी हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। केसेस ऑफ कूलम्स लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं। केसेस ऑफ कूलम्स लॉ से क्या मुराद है कि जब चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम आ जाता है तो उस वक्त क्या मामला होता है इसका, वो हमें डिस्कस करना है। उसके लिए मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर के अंदर, जो मेरा सैटरडे का लेक्चर था, जिन बच्चों ने सैटरडे की क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि जब चार्जेस के दरमियान में एयर आ जाती है तो वहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो इस तरीके से बन जाती है। के जो है वो दो अंदाज से अपने आप को चेंज करता है। अगर चार्जेस के दरमियान में हवा आ जाएगी तो के की वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने अपना सैटरडे का जो लेक्चर दिया था उसके अंदर डिटेल से बताया था। इसके अलावा बेटा माइक बंद कर लें, शाबाश, माइक ऑफ कर लें, वरना मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। माइक ऑफ कर लें ताकि मैं ज़रा कंसंट्रेट करके पढ़ा सकूँ। माइक ऑफ कर लें, शाबाश, अपने आपको म्यूट कर लें। थैंक यू जी। दूसरा जो है फॉर अदर मीडियम, कोई और मीडियम अगर हो हमारे पास, कोई दूसरा मीडियम अगर हो हमारे पास, तो वहाँ पर के की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। जहाँ ये एप्सिलॉन एम जो होता है ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ये हमारा वो लेक्चर था जो हमने सैटरडे के दिन दिया था। अब इसी को बेस बनाकर आइए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? व्हेन एयर is set as dielectric between two charges। जब हवा को हम डाइलेक्ट्रिक के तौर पे मान रहे हैं दो चार्जेस के दरमियान। अगर आप हवा को दो चार्जेस के दरमियान में मान रहे हैं तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, पहले कूलम्स लॉ लिखेंगे बेटा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है आपने? बेटा उस दिन मैंने डाइलेक्ट्रिक की मिसाल दे दी थी मारूफ। बेटा ये एयर डाइलेक्ट्रिक है, प्लास्टिक, रबर, ठीक है, ऑयल, ये सब डाइलेक्ट्रिक है। मैंने उस दिन डाइलेक्ट्रिक की मिसाल दे दी थी। फॉर एयर एज डाइलेक्ट्रिक, आपने यहाँ पे हवा को अगर डाइलेक्ट्रिक बोला है तो आपने के की वैल्यू पुट करनी है। पुट के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा जहाँ पर के आ रहा है वहां पर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी। नवेद उस जफर, बेटा मुझे नहीं समझ में आ रहा स्क्रीन शॉट का क्या कह रहे हैं। जो आपके सामने इस वक्त आ रही है यही स्क्रीन मेरे पास भी आ रही है बेटा। के की वैल्यू हमने यहाँ पे रख देनी है इस जगह पे, जो एक के नज़र आ रहा है यहाँ पे बस आपने वैल्यू पुट करनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी तमाम चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। ये लीजिए, ये आपका कूलम्स लॉ का केस में खत्म हो गया। वही इतना सा था, मैंने बताया था खाली के को रिप्लेस करना है और के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है उसके बारे में ज़रूर बताइए। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। साथ ही साथ में इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारे पास होती है एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है।
मैं माइक को टेस्ट कर लेता हूँ, आप कह रहे हैं ना ऑडियो सही नहीं आ रही, माइक को टेस्ट कर लेता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि आवाज़ सही आ रही नहीं। यहाँ तो माइक बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं नेट का कनेक्शन देखे ज़रा। जी, बाकी जितने बच्चे हैं उन सबको वीडियो कैसी आ रही है, साफ आ रही है? मैंने यहाँ से वीडियो को भी देख लिया। सही सही आ रही है, सही आ रही है सर सही आ रही है। अच्छा, कभी तुम देख लो बेटा, वीडियो सही हुई। अगर देखो किसी का कोई मसला आ रहा है ना, वो इंडिविजुअल हो जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि अगर कोई एक बच्चा या दो बच्चे शिकायत कर रहे हैं तो वो नेट की स्पीड का मसला आपकी तरफ से आएगा, तो उसको आपने फ़ौरन क्या करना है, आप क्लास डिस्कनेक्ट करें और दोबारा से ज्वाइन कर लें। काफ़ी हद तक मसला इस तरीके से हल हो जाता है बाज़ दफ़ा, ठीक है। हमारी तरफ से तो यहाँ पे मामला सही चल रहा है। ये हमारा केस नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वॉइस में सराउंड बेटा इसलिए कि मैं जिस रूम के अंदर से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ एक दरवाज़ा खुला हुआ है, इसकी वजह से आपको शायद सराउंड साउंड इस तरह महसूस हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन आवाज़ आ सही रही है ना सारे, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमारा क्या है बेटा? केस नंबर 2 में वैन other dielectric medium, other dielectric medium is set between two charges. अब आपने दो मीडियम के दरमियान एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना है, ठीक है। दोबारा उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम का कानून कॉपी करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी किया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो आपको K नज़र आ रहा है, इस K को रिप्लेस कर देंगे इस तरीके से, फॉर अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बच्चों पुट K की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे? K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन एम, सही कर देता हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम। आपने सिर्फ K की वैल्यू को बदलना है। जब आप K की वैल्यू को बदलेंगे तो आप यहाँ पर दूसरे केस की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। देखें ज़रा इसके बाद क्या होगा। आपने जो K था उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो ये एप्सिलॉन एम है इसको मज़ीद ब्रेक किया जा सकता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जो बच्चे पिछले लेक्चर में नहीं थे उन्होंने काफ़ी अहम वेट क्लास मिस की थी जिसमें मैंने डिटेल से सब बातें सिखाई थी। एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर में ब्रेक हो जाता है। तो अब यही वाली इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, साथ में आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है दिस इज फॉर द अदर डायरेक्ट। F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक ओके कर दीजिए और ये हमारे केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो आपको नज़र आ रहा है ये वही है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने पहले बता दी थी आपको, दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन आर आ रहा है इसको हम दो तरह के नाम देते हैं। एक तो इसको हम नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा हम इसको एक और नाम भी देते हैं और दूसरा नाम होता है इसका रिलेटिव परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन आर का नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन आर के बारे में कुछ खास बातें जान लें ताकि आपकी नॉलेज अच्छी रहे और अपडेट रहे। एप्सिलॉन आर जो है वो सिर्फ जस्ट अ नंबर, सिर्फ एक नंबर होगा जिसके पास कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी
ग्रेटर देन 1 होगी हमेशा, ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से बड़ी होगी। तीसरी और आखिरी बात जो इसकी वो ये है कि इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मीडियम, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम, यानी हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है। इसके अगर आप मुख्तलिफ वैल्यूज देखना चाहते हैं तो आपको गूगल से देखनी पड़ेगी। हमारे कोर्स में इसके हवाले से कोई टेबल शीट नहीं दी गई, सिर्फ न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं इसकी वैल्यू मेंशन कर दी गई कि एप्सिलॉन आर फला चीज़ के लिए ये वैल्यू ले लें, ऐसे करके बताया गया, कोई खास डिटेल मौजूद नहीं। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ तक ओके करें। ये हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ कंप्लीट हो गया। कूलम्स लॉ का क्वेश्चन पेपर में बहुत कम ही सेलेक्ट होता है, लेकिन इसका सवाल जो पेपर में आता है वो कैसे आता है वो सुनने बहुत आसान है, जवाब देना हर बच्चा आसानी से इसका जवाब दे सकता है बगैर किसी परेशानी। सवाल आ सकता है स्टेट कूलम्स लॉ एंड राइट इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो आपने कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो लिख देना है, जो मैंने आपको क्लास में लिखवाया था जब फिजिकल क्लासेज हो रही थी। दूसरा जो इसकी आपने फॉर्म्स बतानी है उसमें केस 1 और केस 2 ये दो चीज़ें आपने लिख के देनी। केस 1 आपने बताया ये सब लिख दिया, केस 2 बताया आपने ये लिख दिया। ये सारी बातें आपने नहीं मेंशन करनी जो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। सिर्फ एप्सिलॉन आर का आपने बता देना कि एप्सिलॉन आर ये होता है, ये होता है, ये बातें सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? चलो यहाँ पे क्या कहते हैं, अटेंडेंस हो जाए जरा आप लोगों की जब तक। हमारे तस्वीर हमारे माइक ऑफ कर लीजिएगा बच्चों। किसी एक बच्चे का माइक ऑन है, मुर्तुजा अपना माइक ऑफ करो बेटा। माइक से उसी सूरत में खोलो जब कोई क्वेश्चन करना है, ठीक है, ताकि फिर आपको फोकस करके रहो। मुर्तुजा आपका माइक मुसलसल ऑन हो रहा है। हाँ माइक देखो बेटा, सिर्फ उसको खोलो जब से कोई किसी का सवाल करना है। जो नाम वहाँ पे शो हो रहा है ना वो ही नाम में देख लो। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। हमारा कूलम्स लॉ कंप्लीट हो चुका है, इसके न्यूमेरिकल्स तो हम पहले ही कर चुके हैं, जाहिर सी बात है। और इसका एक न्यूमेरिकल जो था वो रह गया था, मैंने आपसे पूछा भी था कि मुझे बता दीजिए उस दिन, लेकिन किसी ने कंफर्म नहीं करा। प्लीज़ ज़रा अगर अभी आपके पास काम है तो देख के कंफर्म करते हैं। मेरी याददाश्त के हिसाब से वो न्यूमेरिकल बाकी है और वो था एग्जाम्पल 12.3। अगर कोई कंफर्म कर दे, क्योंकि कूलम्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब क्लास में कराए थे सारे के सारे। अगर आप कंफर्म कर देंगे तो ज़रा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। शाबाश कबीर, आप माशाल्लाह क्लास में रेगुलर, और भी बच्चे रेगुलर हैं, लेकिन हल्का एक नाम याद मुझे याद नहीं है। अगर देख लो तो अच्छी बात है, मतलब मुझे तो कम से कम याद पड़ रहा है कि मैंने 12.3 एग्जाम्पल आप लोगों को क्लास में ट्राई नहीं करवाई थी। एग्जाम्पल 12.3 की बात कर रहा हूँ, क्लास में नहीं करवाई थी। एग्जाम्पल 12.3 वो भी कवर, थैंक यू। ये एक अच्छी एग्जाम्पल है बेटा। इसका पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है और अभी मेरे पास यहाँ बुक मौजूद नहीं है, आप ये बुक में देख लीजिएगा इसका पेज नंबर क्या है। सवाल जो है वो अपनी तरफ से मैं बना के इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट करके। पूरी किताब की वर्डिंग यूज नहीं कर रहा, सवाल को शॉर्ट बना के लिख रहा हूँ। ये कूलम्स लॉ का एक सवाल ले गया था, हमने केसेस स्टार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन कुछ ये था, कंपेयर द, ये शॉर्ट करके वही सवाल कर रहा हूँ, कंपेयर द इलेक्ट्रिक and gravitational force, compare the electric and gravitational force between proton and electron। एक मिनट रुकिएगा बच्चों।
between proton and electron of a hydrogen atom, which are at a distance, which are at a distance, which are at a distance of 5.3 10 to power minus 11 meter. जब ये जो सवाल इस वक्त आपके सामने मौजूद है, इस सवाल के अंदर आपको दो पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, दो फोर्सेस के दरमियान कंपैरिजन बताना है। एक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों के दरमियान एक कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है? इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन साथ में प्रोटॉन के पास मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। इन दोनों के पास मास की वजह से भी एक फोर्स होती है, और वो फोर्स कौन सी होती है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी एक साथ दो दो फोर्सेस हैं, एक तो चार्जेस की वजह से है, दूसरी मास की वजह से। हमने इन दोनों फोर्सेस को आपस में क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। कंपेयर का मतलब क्या होता है बेटा? मवाजना करना, रेशो बनाना, फैसला करना इस बात का कौन सी फोर्स बड़ी है, कौन सी फोर्स छोटी है। ठीक है, सवाल समझ में आया बेटा? ये मैंने शॉर्ट करके सवाल लिख दिया है, ये है तकरीबन यही सवाल। ओके करें यहाँ तक? दोनों के दरमियान फोर्सेस का कंपैरिजन करना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कौन सी फोर्स ज्यादा बड़ी है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, ये हमें बताना है इसके अंदर। और ये दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसके? हाइड्रोजन एटम के, ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। एटम में सोडियम मुझसे। हाइड्रोजन एटम में हर एक बच्चे को पता होगा एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके करते हैं जल्दी से, शाबाश, ओके करते हैं। इसका हम बनाएंगे डेटा। सबसे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस कैसे नापा जाता है बच्चों? प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन होता है शेल में। तो न्यूक्लियस से शेल तक का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से शेल तक का डिस्टेंस नापा गया है, ये 5.3 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। चैप्टर नंबर 18 में आपको मैं ये फासला निकाल के भी दिखाऊंगा। अच्छा, कुछ चीज़ें इस सवाल में गिवन आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो ये सब कांस्टेंट है, आपको याद नहीं करना। ये है प्रोटॉन का मास, सवाल में नजर नहीं आ रहा लेकिन ये कांस्टेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg। ये सब गिवन होगा, दर सी बात है। ठीक है, इसके अलावा ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। अगर प्रोटॉन के चार्ज को Q1 बोले, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q2 बोले, इन दोनों का चार्ज बराबर होता है स्मॉल ई। और स्मॉल ई की वैल्यू मैं क्लास में बता चुका हूँ कई दफ़ा, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है 6.673 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आपको कूलम कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है 9 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तमाम वो वैल्यूज है जिनकी हमें भी जरूरत पड़ेगी। और आपने क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को आपस में करना है कंपेयर। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने आपस में करना है कंपेयर। यहाँ तक ओके करते मेरे बच्चों, जल्दी से शाबाश। कंपेयर का मतलब होता है रेशो बनाइए, हमने रेशो बनाना है।
ये रेशो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ये रेशो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे भाई, डायरेक्ट रेशो बना लेते हैं। Force of electric divided by force of gravitational. Force of electric means Coulomb's law, K Q1 Q2 upon R square divided by force of gravitational, G M1 M2 upon R square. ऊपर कूलम्स लॉ आ गया, नीचे न्यूटन का लॉ आ गया, ठीक है। दोनों का आर स्क्वायर कैंसिल। इससे पता चला जो फासला इन्होंने सवाल में बताया था उस फासले की यहाँ कोई अहमियत नहीं थी। अच्छा, ये तमाम सिंबल जो है ये तो फॉर्मूले के सिंबल हैं, हम इसको अपने तौर पे बदल सकते हैं। सबसे पहले दोनों का जो चार्ज आ रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, Q1 Q2, ये बराबर है E, यानी Q1 प्रोटॉन का चार्ज E है, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है। इसके अलावा G M1 M2 की जगह पर आ जाएगा MP और यहाँ आ जाएगा ME। M1 is the mass of the proton while M2 is the mass of the electron. Force of electric, force of gravitational, के ई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा GMP ME। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। मैं इसमें वैल्यूज पुटिंग करता हूँ और आपने मुझे सॉल्व करना है किसी बच्चे ने कैलकुलेटर से, क्योंकि मेरे पास अभी ये चीज़ नहीं है। अच्छा नहीं है मेरे पास कैलकुलेटर, समझा नहीं है लेकिन है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। मुझे इसका आंसर है थोड़ा बहुत पता है, अगर किसी का बुक हो तो वो बुक से भी मुझे आंसर कन्फर्म कर दीजिएगा। पावर और शू का नंबर तो याद है। सबसे पहले आ रहा है के 9 10 की पावर 9, ई की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी 6.673 10 टू पावर -11 MP 1.67 10 to power -27 ME 9.1 10 to power -31। जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिख दिया, सही। अब इन सबको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। जब ये पूरा आप अपने कैलकुलेटर में फीड अप करके सॉल्व करेंगे तो देखें जो मुझे याद पड़ता है वो ये आंसर है, बाकी बुक से देख के कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये आंसर है 2.2 10 टू पावर 39। पावर तो याद है, शुरू का 2.2 भी थोड़ा सा याद है। जी अहमद नवीद आपको सवाल कर रहे थे। जी अहमद नवीद, अपना माइक ऑन करके सवाल कर सकते हैं बेटा। अहमद नवीद जल्दी सवाल करा करें ताकि मैं बात को फिर आगे बढ़ाऊँ। अहमद नवीद की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा हमारे पास। अच्छा ठीक है अहमद नवीद, क्लियर है बच्चों, ये जवाब आया है। और ये जवाब देने का सही तरीका ये है कि ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2.2 10 टू पावर 39 और ये हो जाएगा FG। अब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आसान है और यही असल में हमारा जवाब है। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 2.2 10 टू पावर 39 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के मुकाबले में ज़्यादा है, ज़्यादा। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही कम होती है, लेकिन जो उनके दरमियान उनकी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो 2.2 10 टू पावर 39 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ तक क्लियर है। इस बात को हमने वर्डिंग में लिखना है बेटा। It means that electric force between proton and electron is 2.2 10 to power 39 times of force of gravitation between them, force of gravitation between them। यहाँ तक ओके कर दें। ये सवाल यहाँ पे आके एंड हो गया, इसके साथ ही कूलम्स लॉ का टॉपिक मुकम्मल तौर पे हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह का शुक्र है, केसेस भी करा दिए, इसके नुमेरिकल भी करा दिए सारे के सारे।
बच्चों ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है, इसके अंदर आप अपनी एक बात ध्यान में रखिए, अपने आप को पढ़ाई से पीछे नहीं करना। माशाल्लाह से आप लोग कनेक्ट हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस तैयारी को आपने अपने उसी तरीके से जारी सारी रखना है। जो बच्चे अपनी तैयारी को चैप्टर नंबर 12 से कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को याद कर लें और उसके दोनों केसेस को कर लें, और कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब तैयार करने हैं बेटा। इसलिए उस सब की प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से, इंशाल्लाह आपका चैप्टर 12 का एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को मत देखें कि अभी फिजिकल क्लास नहीं हो रही, तब होगी और फिर उसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे, यही सबसे बड़ी गलत सोच है आपकी। ये टाइम आपको मिल रहा है, क्लास का दौरानिया शॉर्ट हो गया है आपका, 11 बजे तक आपकी क्लासेस सारी एंड हो रही हैं, तो आप इस तमाम बातों को इस तरह करके रखते हुए लेके चलें। 11 बजे के बाद अपना ऑफ ना करें। 11 बजे के बाद जो है वो आप अपना जो सामान उस दिन सारा कुछ पढ़ाया गया उसके हिसाब से टीचर जो आपको टास्क दे रहे हैं, मैथ्स के सवाल मिले उससे करें, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और बाकी सब्जेक्ट के फिर इसके अंदर जैसे मैंने आपको टास्क दिया कि आप अगर 12वें चैप्टर से बेटा अपनी शुरुआत को आगे लेके चलना चाहते हैं तो कूलम्स लॉ की तैयारी करें, दोनों इसके केसेस को तैयार कर लें और प्लस आप इसके न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लें, इंशाल्लाह मामला बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर देते हैं और उसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी जो हमारी शायद सैटरडे को हो रही है उसमें मज़ीद आगे करेंगे। आज सिर्फ डेफिनेशन की हद तक उस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है? बच्चों लफ्ज़ फील्ड हमेशा याद रखें, जब भी फिजिक्स के अंदर फील्ड आती है, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कभी फिजिक्स के अंदर फील्ड का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या लगेगी? शाबाश, फोर्स अप्लाई होगी। फोर्स अप्लाई होगी यानी कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर कोई ख़ास किस्म की फ़ोर्स काम करेगी और अगर उस जगह से आप बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो फ़ोर्स काम नहीं करेगी। वो फ़ोर्स का एक दायरे कार होगा, उस दायरे कार में वो फ़ोर्स काम करती है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फील्ड। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी हम फील्ड का लफ्ज़ इसी मायनों में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ की, हर बंदे की अपनी कोई ना कोई फील्ड होती है और वो उस फील्ड के दायरे कार में रह के काम करता है, उससे बाहर उसका दायरे कार नहीं चलता। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं टीचर हूं तो बेटा मेरी फील्ड असल में क्या है? क्लासरूम। मैं क्लास की बाउंड्री के अंदर रहते हुए पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज की बाउंड्री में रहते हुए पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि रोड पे खड़ा होकर पढ़ाना शुरू कर दिया, गली में पढ़ाना शुरू कर दिया, बस में अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी फील्ड ये है, उससे बाहर मेरी फील्ड नहीं है, जाहिर सी बात है। इस तरह क्रिकेट की फील्ड होती है, क्रिकेट की फील्ड के अंदर कुछ इशारे होते हैं जो क्रिकेट की फील्ड में चलते हैं, क्रिकेट की फील्ड के बाहर वो इशारे बिल्कुल अलग मायनों में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे अंपायर ने बेटा उंगली उठाई तो ये आउट है। इस तरीके से अगर आप बाहर कहीं खड़े होकर उंगली उठाएंगे तो उसका मतलब आउट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और अगर अंपायर ने बेटा फील्ड के अंदर इशारा करा अपने सीधे हाथ से तो नो बॉल है। आप बाहर कहीं ऐसे इशारा करेंगे, जाहिर सी बात है वो नो बॉल नहीं होगी। तो फील्ड के अंदर रहते हुए इशारों के मतलब और मायने हैं, फील्ड से बाहर। बिल्कुल सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर एक चार्ज अपने ऊपर किसी दूसरे चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको अपने ऊपर किसी दूसरे चार्ज की फोर्स लगती हुई महसूस होती है, या तो अट्रैक्शन की या रिपल्जन। उस दायरे कार में जहां पर ये फोर्स काम कर रही है उस चार्ज के ऊपर, उस दायरे कार को हम लोग क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फर्ज कर लें हमारे पास जैसे ये कैप और ये पेन, ये दोनों एक चार्ज है। ठीक है, ये फर्ज कर लें ये जरा बड़ा चार्ज है यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज है, ये जरा वीक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। फर्ज कर लें यहाँ हमने रखा, इसको एक धक्का लग गया, यहाँ रखा धक्का लग गया, यहाँ रखा धक्का लग गया, यहाँ रखा और अब कुछ नहीं हो रहा। यानी यहाँ रखने पर भी कुछ नहीं, लेकिन जरा सा यहाँ आता है फिर धक्का लग जाता है। तो इसका मतलब है कि इस चार्ज के अतराफ में ये एक बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री के अंदर ये चार्ज इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, कहीं आता है, इस साइड पे कहीं आता है, इसके ऊपर इस चार्ज की तरफ से फोर्स लगती है। लेकिन जैसे वो इस दायरे कार से बाहर निकलता है उसके ऊपर अब किसी तरह की फोर्स अप्लाई नहीं होती हुई हमें पता चलती है। तो हम इसको क्या नाम देंगे? शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात? ओके कर दें, इस बात को आपको जिस तरह से लिख देते हैं, रीजन in which electric force
of a charge can be experienced by another charge. ये वो हिस्सा है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज की इसको एक्सपीरियंस करता है, किसी और चार्ज पे लगती है, ठीक है। इस रीजन को हम लोग ने क्या नाम दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया, ठीक है। यहाँ तक ओके करें शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या चीज़ है बेटा, याद रखें, एक चार्ज में से ना नज़र आने वाली फोर्सेस की बेटा क्या होती है, लाइंस निकलती है। एक चार्ज से ना नज़र आने वाली फोर्सेस की लाइंस निकलती है, और जब कोई दूसरा चार्ज इन लाइंस पर आता है तो उसके ऊपर क्या लग जाती है, फोर्स लग जाती है, फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। ये जो लाइंस सारी निकलती हैं, इन लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हर चार्ज में से ना नजर आने वाली लाइंस का जाल निकलता है, पूरा जाल फैला हुआ होता है, दिखता नहीं, लेकिन इस जाल में जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर क्या लग जाती है बेटा, ये फोर्स अप्लाई हो जाती है। अगर दो चार्ज है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो वीक के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, स्ट्रॉन्ग पे इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती। और अगर दोनों ही सेम है तो दोनों की फील्ड होगी, दोनों ही एक दूसरे को फिर क्या लगाते हुए नजर आएंगे, शाबाश, फोर्स लगाते हुए। यहाँ तक हो गया आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जो शायद सैटरडे को है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस की करेक्टरिस्टिक बताएंगे, क्या खूबियाँ होती हैं, किसने किस साइंटिस्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम बताएंगे आपको, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, कैसे निकाली जाती, क्या फॉर्मूला होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले क्या कहते हैं सैटरडे के लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।